हाँ जी, हम लोगों ने प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और प्रोटीन के टॉपिक में हमने लास्ट वीक वाले लेक्चर में हमने उसके बारे में पढ़ लिया था, उसकी टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में प्रोटीन्स के। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि किस तरह से प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है, कि वो या सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं या डिराइव हो सकती हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स वो होती हैं जो बिल्कुल सिंपल है, यानी जिनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो हैं जो कि जिन्होंने दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है। और डिराइव प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो इनसे डिराइव हुई हुई है। ठीक है, यानी इनसे मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं। कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी वाटर के प्रेजेंस में जब इनकी लाइसिस होगी, यानी अगर इनकी ब्रेकडाउन होगी, तो ये प्रोटीन्स सिर्फ अमाइनो एसिड्स बनाएंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी एक प्रोटीन है, उसको उसकी वाटर की प्रेजेंस में उसकी तोड़फोड़ हुई, उसको वाटर की प्रेजेंस में उसकी लाइसिस हुई, तो लाइसिस होने के बाद सिर्फ एक अमाइनो एसिड रिलीज करेगी या फिर कोई ना कोई उसका डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो अब सिंपल प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, इनकी डिटेल अभी हम पढ़ते हैं साथ साथ। ग्लोबुलिन्स हैं, ग्लोबिन्स हैं, प्रोलामीन्स हैं, फिफ्थ पे हिस्टोन्स हैं, सिक्स पे प्रोटामीन्स हैं, सेवंथ पे एल्ब्यूमिनॉइड्स हैं। उसके कॉन्जुगेट वो सबसे पढ़ लेते हैं कि एल्ब्यूमिन्स क्या होती हैं। ये सिंपल प्रोटीन की एक एग्जांपल में से है और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। और साथ मैंने आप लोगों से एक और चीज भी डिस्कस करनी थी। रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है तो चलो इसमें ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि कल जो आपके सर वकास इफ्तिखार है ना, वो कल हमें मिले हैं, मुझे और मिस सायरा को। तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया है कि मेरा और उनका सब्जेक्ट जो है, यानी जैसे मेरा बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी और मैम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है शायद, तो उनके और मेरे सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। ठीक है, जो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से 90 या फिर 100 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज हो सकते हैं, और जो बाकी के 20 मार्क्स है ना, उनके आपके या शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सर ने ये बात बोली है कि दिसंबर में ऑलमोस्ट दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे, या अगर कोविड वाली कोई सिचुएशन हो गई जिससे मतलब कोई इस तरह से लॉकडाउन हो गया या कुछ प्लस माइनस हो गया ना, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़े से डिले हो जाएं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों को एक मंथ मिलेगा जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल बुक्स शायद बनानी है और उसके भी अलग से मार्क्स होंगे। तो सर ये बात कह रहे थे कि जो फार्मेसी वाला ये जो बोर्ड है ना, यानी जो फार्मेसी बोर्ड है, ये अब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये बहुत मुश्किल से बच्चों को पास करते हैं। तो जिस बच्चे ने सही तरीके से तगड़े तरीके से पढ़ा होगा ना, वही स्टूडेंट जो है ना एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो वो कह रहे थे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है थेरी पेपर अच्छा कर लेते हैं ना, तो वो उसको प्रैक्टिकल में फंसा देते हैं, या अगर उनका प्रैक्टिकल अच्छा हो जाता है तो वो थेरी में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने साथ साथ सही तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना। आप लोगों के पास नोट्स हैं और यकीन मानो आप लोग, ये बहुत इजी नोट्स हैं, इससे इजी नोट्स हो नहीं सकते। यानी ये शायद वो नोट्स हैं जो मैंने अपने बीएस के स्टार्ट में इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी। इतनी सिंपल चीजें हैं ये। तो इसलिए आप लोग इसको सीरियस लेके चलो और अपने टाइम में से ये पढ़ने के लिए टाइम जरूर निकाला करो। रिकॉर्डेड लेक्चर एक दफा फिर से सुन लिया करो जिन्होंने क्लास ली भी होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वही इसको क्लियर करेगा और उसको ही फिर वो जो है मिलेगा। ठीक हो गया। तो अभी जो है ना सर ने पेपर पैटर्न हमें बताया। कोई पेपर कुछ मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई पास पेपर या इस तरह से कुछ है कि नहीं है। मतलब बस इतनी इतनी ही सर के साथ डिस्कशन हुई थी। तो आप लोगों की सर के साथ क्लास होती है ना शायद नहीं सॉरी संडे को होती है। तो आप लोगों ने कल सर से कहना है कि सर अगर इसका कोई पास पेपर या कुछ भी ऐसे है ना, तो आप हमें प्रोवाइड कर दें। अगर उनके पास होगा तो वो शेयर कर देंगे, और अगर उनके पास नहीं होगा ना, तो वो फिर अरेंज करवा देंगे अगर उनको एक आध कोई पास पेपर मिल गया। तो उससे ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, और आप लोगों ने ढीले या स्लो नहीं पढ़ना है, इसकी सही तरीके से तैयारी करनी है, फिर ही आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम बैक आते हैं अपने टॉपिक पे।
तो एल्ब्यूमिन अभी हम पढ़ रहे थे कि एल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन की एक टाइप है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम्स दोनों में होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसकी आ जाती है सीरम एल्ब्यूमिन, यानी सीरम में मौजूद होती है, ओवल एल्ब्यूमिन एग्स में होती है, लेक्ट एल्ब्यूमिन मिल्क में होती है, और इसके अलावा प्लांट्स में जो फलदार होती है ना, यानी जैसे फलियां जिनके अंदर होती है, जैसे ये इस तरह की जिनके अंदर सीड्स होते हैं, उस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ये प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। सेकंड आ गई ग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स कौन सी प्रोटीन होती है, ये ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं, जैसे अब एल्ब्यूमिन है वाटर सॉल्युबल है, तो ये आप लोगों को ये एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ दीज इज अ सॉल्युबल सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो ऑप्शन में आ जाएगा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन्स और प्रोलामीन्स। तो आपने एल्ब्यूमिन में टिक करना है, ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन ही वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। ग्लोबुलिन्स में आ जाता है कि क्या है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट सॉल्युबल किसमें है, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में। अच्छा, अब क्या है डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, कि जब आपने बीकर के अंदर पानी लिया तो उसमें वाटर ज्यादा होता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यानी वाटर की अमाउंट ज्यादा है और सॉल्ट की अमाउंट कम है, ठीक है। सॉल्ट से मुराद NaCl का सोल्यूशन है, जैसे ये जो आम घरों में सॉल्ट होता है। तो अगर डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन होगा यानी जिसमें सॉल्ट कम है वाटर ज्यादा है, तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। और इसके अलावा ये हीट कोगुलेबल होता है। हीट कोगुलेबल का मतलब ये है कि जब हीट ज्यादा मिले ना, तो ये वाली सिंपल प्रोटीन जो है ना, यानी ये वाली प्रोटीन जो है ना, ये अपनी शेप चेंज कर लेती है, यानी हीट से अफेक्ट होती है, हाई टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, ठीक है। एनिमल्स में पाई जाती है, इसके एग्जांपल में आ जाते हैं लैक्टोग्लोबुलिन, यानी उसमें भी है, मिल्क में भी है, मायोसिन इन मसल्स जो मायोसिन एक्टिन जो मसल्स फाइबर्स हैं उनमें भी मौजूद है, ओवाग्लोबुलिन यानी एग्स में है, सीरम ग्लोबुलिन में भी है, और प्लांट में यानी लेग्यूमिन्स की फॉर्म में वही जो अभी मैंने बताया कि सीड्स वाली या बीज वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। ये हो गई दो प्रोटीन्स। थर्ड वाली प्रोटीन है ग्लोबिन्स। ये कौन सी प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और वो अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन, यानी हिस्टिडीन रिच का मतलब ये है कि इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर या इस प्रोटीन की कॉम्पोजिशन में हिस्टिडीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और साथ में लिखा हुआ है कि लेकिन ये बेसिक नहीं है, यानी बेसिक नेचर नहीं है इसकी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो प्रोटीन है ना, ग्लोबिन प्रोटीन, ये कंबाइन करती है हीम के साथ और हीमोग्लोबिन बनता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट्स में जिनमें खून की कमी हो जाती है तो उनमें HB का टेस्ट करवाया जाता है। HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। तो अक्सर ऐसे होता है कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो कहते हैं ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बस HB कम है। तो HB बेसिकली क्या है कि वो ग्लोबिन प्रोटीन ही होती है जिसके साथ हीम कंबाइन करता है। हीम क्या है, उसका सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, यानी हीम होता है सेंटर में, उसके साथ ग्लोबिन चेन्स ऐसे अटैच होती हैं और उसके साथ मजीद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं। तो बेसिकली इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ ये हीम अटैच होगा, और हीमोग्लोबिन जो है ना हर स्पीशी में डिफरेंट है, यानी हम क्योंकि ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट होगी, एनिमल्स के अंदर और ब्लड तो हर एक में होता है, तो ब्लड जहां जब जिस स्पीशी के अंदर ब्लड होगा उस स्पीशी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होगी। तो हम ह्यूमंस हैं, हमारी हीमोग्लोबिन डिफरेंट है, एनिमल्स की हीमोग्लोबिन डिफरेंट होगी। तो वो बेसिकली डिफरेंट क्यों होती है, डिफरेंट होती है ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से, यानी हमारे अंदर कोई और ग्लोबिन प्रोटीन है, एनिमल्स के अंदर कोई और ग्लोबिन प्रोटीन है, इंसेक्ट्स के अंदर कोई और ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम सबके अंदर सेम है, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन जो है ना, जो ग्लोबिन की चेन्स है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हर एक में डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रोटीन आ गई प्रोलामीन्स। प्रोलामीन्स कौन सी होती हैं, दे आर सॉल्युबल इन 70 to 80% एथेनॉल, यानी एथेनॉल क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जो लैब्स वगैरह में काम करते होंगे उनको इसका आइडिया होगा कि ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, यानी अगर आपने इसका कैप खोल दिया ना, इस बोतल का कैप खोल दिया तो एयर के साथ ये उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये प्रोलामीन्स जो प्रोटीन है ना, इस सॉल्युबल होती है, यानी इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और इसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल में भी नहीं है। एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है 100% अल्कोहल, या मोस्ट एक्यूरेटली इसको बोला जाता है कि ये होती है 99.9%, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है ये 100% अल्कोहल होती है, तो ये इसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल में नहीं होती है, लेकिन एथेनॉल 70 to 80% जो एथेनॉल का सोल्यूशन है ना उसमें हो जाती है।
इसकी एग्जाम्पल प्रोलामीन की एग्जाम्पल में आ जाती है, एग्जाम्पल्स आर ग्लाइडिन ऑफ वीट, यानी जो वीट के अंदर जो सिंपल प्रोटीन मौजूद होती है ना, यानी ये जो प्रोलामीन मौजूद होते हैं उसका नाम है ग्लाइडिन, और मेज के अंदर जो सिंपल प्रोलामीन मौजूद है उसको बोल रहे हैं जेन, यानी ये जेन भी प्रोटीन है और ये ग्लाइडिन भी प्रोटीन है। ठीक है, ये दोनों सिंपल प्रोटीन है जो इन स्पीशी में मौजूद होती है और उनको हम प्रोलामीन कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक इसकी और कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि प्रोलामीन जो है ये किसमें रिच है, प्रोलामीन से याद रखना, प्रो से प्रोलीन अमाइनो एसिड में रिच होती है। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो हिस्टिडीन में रिच है, प्रोलामीन प्रोलीन में रिच है, और नेक्स्ट आएगी हिस्टोन, वो मैं आगे बताऊंगी कि वो आर्जिनिन रिच होती है। ठीक हो गया, अभी हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रोलामीन का था कि वो प्रोलीन रिच होती है, यानी इसमें प्रोलीन अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लाइसीन की कम होती है, डेफिशिएंट इन लाइसीन होता है लेकिन हाई अमाउंट ऑफ प्रोलीन मौजूद होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट प्रोटीन आ गई हिस्टोन प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन होती है? अच्छा, अब हिस्टोन्स का मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है ना, जिसको हम कहते हैं डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके अंदर इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन इसके इर्द गिर्द ऐसे रैप हुई होती है, और जब हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए के इर्द गिर्द रैप होती है ना, तो उसको कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, यानी डीएनए के इर्द गिर्द एक हिस्टोन प्रोटीन ने रैप कर लिया है, और ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के इर्द गिर्द रैप होके बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन की अटैचमेंट के बाद ही डीएनए परफॉर्म कर सकता है। ठीक हो गया, तो अब इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या होती है। स्ट्रांगली बेसिक होती है, स्ट्रांगली बेसिक का मतलब ये है कि बेसिक नेचर की है। इसके अलावा क्या है, आर्जिनिन में रिच होती है, और ये किसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ प्रेजेंट होती है, डीएनए के साथ प्रेजेंट होती है, और जैसे ही डीएनए के साथ प्रेजेंट होगी तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोहिस्टोन, यानी हिस्टोन ने जैसे ही डीएनए के साथ बॉन्ड बनाया ये बन गई न्यूक्लियोहिस्टोन, और इनके कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब डीएनए के साथ हिस्टोन अटैच नहीं होती तब उसको हम बोलते हैं कि वो सिंपल न्यूक्लिक एसिड है, जैसे ही उसके साथ क्या नाम लेते हैं उसका, डीएनए अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूक्लियोसोम है। ठीक हो गया, सिक्स्थ में आ गया प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये जो मेल के स्पर्म सेल्स होते हैं, these are present in sperm cells like हिस्टोन्स। ठीक है, जैसे हिस्टोन्स डीएनए में मौजूद होते हैं ना, तो इस तरह ही प्रोटामीन जो है ना ये स्पर्म सेल्स में मौजूद होती हैं, और जो स्पर्म सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ना उसके साथ बेसिकली ये प्रोटामीन कंबाइन करती हैं। ठीक है, यानी ये हो गया स्पर्म सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जैसे डीएनए में था ना, डीएनए के इर्द गिर्द ही स्टोन रैप करती हैं, तो इस स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है ना इसके इर्द गिर्द क्या रैप करती है, प्रोटामीन्स रैप करती हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या होती हैं ये मतलब एक रैपिंग प्रोटीन का काम करती है, और इसके अलावा क्या है कि ये आर्जिनिन रिच है, और इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं होते हैं, ये दोनों अमाइनो एसिड मिसिंग है, लेकिन आर्जिनिन रिच है जैसे हिस्टोन आर्जिनिन रिच थी। ठीक हो गया, लास्ट आपकी प्रोटीन आ गई जिसका नाम है एल्ब्यूमिनॉइड्स। ये कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये ऐसी क्लास ऑफ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कि ये स्क्लेरो है, स्क्लेरो मींस हार्ड प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब हार्ड प्रोटीन्स का मतलब ये है कि ये प्लांट्स में नहीं पाई जाती हैं, इस तरफ एनिमल्स में पाई जाती हैं, प्लस इनकी स्किन और इनकी आउटर लेयर इतनी रिजिड होती है कि हाई टेम्परेचर हो या हीट हो ये प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन डी नेचर नहीं होती हैं, ये प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक स्क्लेरो प्रोटीन का जो है ना एक आउटर कवरिंग होती है जो कि उसको हार्ड बना देती है, और इसकी वजह से एनिमल्स में जिन एनिमल्स में ये प्रोटीन पाई जाती है ना, तो उन एनिमल्स में ये अपना फंक्शन बखूबी अंजाम देती हैं, क्योंकि इनको हीट या इनको हाई टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर सकता। इस प्रोटीन की एग्जांपल में आ जाती है कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। कोलेजन प्रोटीन वो वाली प्रोटीन होती है जहां पर भी हमारी बॉडी में स्केलेटन
मसल सेल्स मौजूद हैं, उनके इर्द गिर्द वाला जो मटेरियल होता है ना सारा, वो कोलेजन कहलाता है। वो क्या करता है, वो बॉडी को प्रॉपर शेप देता है और बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। ठीक हो क्या? सेकंड प्रोटीन आ गई इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि ये बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है या फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जहां जहां पर भी हमारी बॉडी में मसल्स में मूवमेंट होती है या जितना भी हम मूव कर पाते हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन की वजह से कर पाते हैं। और इलास्टिन प्रोटीन किसकी सब टाइप है? एल्ब्यूमिनॉइड्स की। और लास्ट आ जाती है केराटिन प्रोटीन, जो हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स होते हैं ना, इनमें ये केराटिन प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हम अब हेयर्स और नेल्स का तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ हेयर्स और नेल जो है ये हमारी ग्रोथ का पार्ट होते हैं। तो इनमें जितनी अच्छी आपकी बॉडी में केराटिन प्रोटीन होगी, उतने ही आपके हेयर्स भी स्ट्रांग रहेंगे और उतने ही आपके नेल्स भी स्ट्रांग रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये भी सारी क्या आती हैं? सिंपल प्रोटीन की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गई कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, अब कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जिसमें दो पोर्शंस होते हैं। यानी सपोज करते हैं कि उसमें एक ए पोर्शन है, एक बी पोर्शन है। ए पोर्शन जो है ना, यानी जो ए ग्रुप है ना, वो प्रोटीन पार्ट होगा, और जो बी ग्रुप है ना, वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट जो है कुछ टाइम के लिए प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच रहेगा। अब जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच होगा ना, तो इस ग्रुप को हम नाम देंगे कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्लस ये ग्रुप है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि कुछ टाइम के लिए प्रोटीन के साथ अटैच होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद प्रोटीन से डीअटैच हो जाएगा, यानी प्रोटीन से अलग हो जाएगा। तो इस तरह का ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन है, यानी उसकी नेचर नॉन प्रोटीन है, यानी प्रोटीन के अलावा कोई भी और हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, कोई भी और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो प्रोटीन बस नहीं होंगे। तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ वक्ती तौर पे अटैच होता है, उसके बाद वो डीअटैच हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है किस किस की? न्यूक्लियो प्रोटीन्स की। अब यहाँ पर देखो, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, प्रोटीन हो गया उसका प्रोटीन पार्ट, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड उसका नॉन प्रोटीन या उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा। फॉस्फो प्रोटीन में प्रोटीन उसका प्रोटीन पार्ट हो गया, और फॉस्फो मतलब जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो बेसिकली उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, कि वो अपना काम करने के बाद उस प्रोटीन से अलग हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा। उसके बाद आ गया लिपोप्रोटीन्स। इसमें क्या है? लिपिड्स ऑब्वियसली इस प्रोटीन के साथ अटैच हुए हैं, और लिपिड्स इटसेल्फ क्या है? नॉन प्रोटीन पोर्शंस हैं। और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, इनको हम बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। इसमें प्रोटीन तो प्रोटीन पार्ट हो गया, और ग्लाइकन जो वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। क्रोमोप्रोटीन्स में क्रोमो जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, और प्रोटीन आपका प्रोटीन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो क्रोमो है ना, क्रोमो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कलर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक हो गया? उसके बाद आ गया मेटेलो प्रोटीन्स। तो इसमें जो मेटेलो है ना, जो मेटल प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होती हैं, मेटेलो जो है ना, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है कि वो इस प्रोटीन के साथ काम करने के बाद इससे अलग हो जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आ गई, उसमें आ गया डिराइव प्रोटीन्स। तो डिराइव प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि या तो सिंपल प्रोटीन से हमें मिली हैं, या फिर हमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिली है। ठीक है, यानी वो खुद नहीं बनी है, वो किसी प्रोटीन से मिलकर बनी है या उनसे प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें मजीद दो प्रोटीन्स आ जाएंगी, जिसका नाम है प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। ठीक है, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि इक्वल होती हैं डी नेचर प्रोटीन्स के। ठीक है, सिनोनिमस मतलब मिलती जुलती हैं डी नेचर प्रोटीन से। अच्छा, अब डी नेचर प्रोटीन्स क्या होती हैं? डी नेचर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी प्रोटीन्स है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ना, यानी अमाइनो एसिड इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, कि अमाइनो एसिड 1 2 3 4 अमाइनो एसिड्स मिले, इनके दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज बना, जिससे एक पूरी प्रोटीन की चेन बन गई। तो जब कभी ऐसा होता है प्रोटीन्स जो हैं, अगर उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट हाई टेम्परेचर हो जाए या उसको एकदम ज्यादा हीट मिले, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स के अपने अंदर के जो लिंकेजेस होते हैं ना, यानी जो पेप्टाइड लिंक है, जिससे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, तीसरा चौथे से कनेक्ट है, तो जो इनके दरमियान में पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं ना, और इन स्ट्रक्चर के अंदर के भी जो लिंकेज होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाता है,
जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ जाती हैं, वो सारी जब ब्रेक हो जाती है ना, यानी वो जब सब टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो प्रोटीन डी नेचर हो जाती है। डी नेचर का मतलब ये है कि वो अपनी नेचर मेंटेन नहीं रख पाती। तो जब वो डी नेचर होती है ना, तो उससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना वो सारा खराब हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरह की प्रोटीन्स को कहते हैं कि वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स हैं, यानी नॉर्मल प्रोटीन जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से जब अपनी नेचर खो देती है, डी नेचर हो जाती है, उसके दरमियान के सारे लिंकेजेस और बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो वो तब क्या, कौन सी प्रोटीन कहलाती है? वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन कहलाती है। ठीक हो गया। सेकेंड डिराइव प्रोटीन की कैटेगरी में आ गई सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। अच्छा, अब ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी मैकेनिज्म के सेंटर में मौजूद है। जैसे अगर ए ने बनाई बी प्रोटीन, बी ने बनाई सी प्रोटीन, सी ने बनाई डी प्रोटीन, यानी अल्टीमेटली ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन मिलके कौन सी टारगेट प्रोटीन बना रही है ना। तो ये जो बी और सी वाली जो सेंट्रल प्रोटीन्स है ना, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि अगर नहीं मौजूद होंगी तो डी प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स होती है ना, यानी जो सेंटर में मौजूद प्रोटीन्स होती हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। ठीक है, जो सेंटर में मौजूद होती हैं, जो अगर नहीं मौजूद होंगी तो टारगेट प्रोटीन्स, फाइनल वाली प्रोटीन नहीं बन सकेगी। तो जो सेंट्रल या इंटरमीडिएट प्रोटीन्स होती है उसको सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स बोलते हैं। और इन इसके एग्जांपल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स। ये 5 प्रोटीन्स जो हैं ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स की एग्जांपल में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ हाँ जी, नेक्स्ट है आपका टॉपिक अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होती है? इसमें से आपने सारी जनरल बातें पढ़ी हुई हैं, कुछ इसकी नई बातें होंगी वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी जो है इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ पुरानी बातें ही हैं। जैसे सबसे पहली बात आ गई कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं। मोनोमर है मतलब छोटे सिंगल यूनिट है, और ये कंबाइन करने के बाद एक लिंकेज बनाते हैं जो कि क्या है, यानी दो मोनोमर्स के दरमियान में लिंकेज बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जैसे ही लिंकेज बनता है तो वो क्या बन जाते हैं? बायोपॉलीमर, यानी वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि एक से ज्यादा अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड से वो प्रोटीन बना देते हैं। और जो तकरीबन अभी तक जितनी नोन है वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नोन है, जिसमें से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। जो 10 एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं सिंथेसाइज करती, वो हम आउटसाइड सोर्स से यानी फूड या डाइट से हम उन अमाइनो एसिड्स का इंटेक करते हैं। और जो 10 नॉन एसेंशियल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, वो हमें बाय डाइट से नहीं लेने पड़ते। तो ये जो डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड जो नोन है ना, यानी जिनके बारे में हमें पता है, नोन का मतलब ये जो हम जिनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता है, वो अमाइनो एसिड डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें अगर, तो स्ट्रक्चर में भी जो सेंट्रल कार्बन होती है उसको हम कहते हैं कि वो अल्फा कार्बन होती है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, एक उसके साथ एन टर्मिनल यानी अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, और एक उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, प्लस उसके साथ एक कौन सा आर ग्रुप अटैच होता है जो कि डिफरेंट वेरी करता है हर अमाइनो एसिड में, जो कि क्या करता है? डिफरेंट साइड चेन को अपने साथ अटैच करता है, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करके इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। और ये कंबाइन किए हुए हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यही उन्होंने आगे मजीद लिखा हुआ है कि इसके 4 ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। उन्होंने उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने अमाइनो एसिड्स को डिवाइड किया है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में। अच्छा, अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है, ये इन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हैं और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है, इनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है,
20 अमाइनो एसिड्स है ना, ये बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल है, ये दोनों स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे और ये प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि तकरीबन मोर देन 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे पास मौजूद है, यानी हमें उनके बारे में पता है, ठीक है। 300 में से 20 है, नाले वो जिन्ने मुंह उड़ियां गल्लां किसे दे मगर नहीं लगी होगा, जो इलाज करो एक डॉक्टर को करो, वही दवाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कोई भी डॉक्टर जो है वो नहीं चाहता कि मरीज, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब क्लास चल रही है तो उसमें आप नहीं माइक अपना अनम्यूट करते। अच्छा खैर, मैं क्या बता रही थी, हाँ कि 300 अमाइनो एसिड जो है ना वो टोटल नोन है, जिसमें से 20 ऐसे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं, और 20 में से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है, और ये दोनों प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है नीचे, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उन्होंने इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्या नाम दिया है कि वो कह रहे हैं कि इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम प्राइमरी अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, तीनों उनके नाम है। नीचे उन्होंने 2 अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल के तौर पे पिक्चर दी हुई है, देखो। अब इसमें हाइड्रोजन वही सेम रहेगा जो एक हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन एटम। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम है, अमाइनो ग्रुप सेम है। इधर इसको ग्लाइसिन और एलानिन दोनों को कंपेयर करो तो इसमें हाइड्रोजन है वही वाला सेम हाइड्रोजन एटम मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एटम मौजूद है और अमाइनो ग्रुप मौजूद है। जो डिफर कर रहा है ना वो आर ग्रुप वेरी कर रहा है, ठीक है। इसमें आर ग्रुप सिंपल हाइड्रोजन है तो इसलिए इसका नाम ग्लाइसिन है, और इसमें आर ग्रुप क्या है, CH3, इसलिए इसका नाम एलानिन है, ठीक हो गया। तो ग्लाइसिन और एलानिन, इस तरह से उन्होंने 2 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपको बताया, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आर ग्रुप बेसिकली वेरी करता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को, यानी यही जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे, उनकी साइड चेन की बेस पे। साइड चेन से मुराद है कि उनके आर ग्रुप की बेस पे, ठीक है, कि उनके साथ कौन कौन सा आर ग्रुप लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप ने तो सेम रहना है, जो डिफर करेगा बीच में वो सिर्फ सादा आर ग्रुप है जिसने वेरी करना है, ठीक हो गया ना। तो अब ये जो आर ग्रुप है ना, इसके साथ कोई एक मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकता है और इस आर ग्रुप में एक चेन भी अटैच हो सकती है। तो अब वो जो चेन है ना उसकी डिफरेंट खसूसियात हो सकती हैं। पहली क्या आ गई कि वो अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन्स। नॉन पोलर कौन से होंगे, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉन पोलर है। और एलिफेटिक का मतलब ये है कि उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। बेंजीन रिंग अगर होता है ना तो उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता उनमें सिंपल स्ट्रेट चेन्स होती हैं या ब्रांच चेन्स होती हैं, उनको बोलते हैं कि वो एलिफेटिक हैं, ठीक है। नॉन पोलर मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते, और एलिफेटिक का मतलब ये है कि उनमें ये वाला बेंजीन रिंग उनके स्ट्रक्चर में नहीं होगा। तो इस वाले अमाइनो एसिड की कैटेगरी में कौन कौन से आ गए, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, ठीक है। अब ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर एलिफेटिक। और एग्जांपल में आपको दिया होगा फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और इनमें से कोई एक दिया होगा एलानिन, तो आप लोगों ने एलानिन पे टिक करना है क्योंकि वो ही नॉन पोलर एलिफेटिक है, ठीक है। अब सेकंड कौन सी आर चेन हो सकती है, आर वाला ग्रुप जो है उसमें वो हो सकती है अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक का मतलब ये है कि वही उसके अंदर बेंजीन रिंग होगा, ठीक हो गया। तो इसका इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आ जाते हैं फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और ये एंड आर सेड टू बी पोलर, यानी ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो जो एलिफेटिक वाले हैं वो नॉन पोलर एलिफेटिक हैं, और जो एरोमेटिक हैं वो पोलर एरोमेटिक हैं, यानी वो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। तीसरी साइड चेन की खुसूसियत क्या आ गई कि जो थर्ड वाली साइड चेन है उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, यानी OH ग्रुप होगा, और उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आ गए, सीरीन और थ्रियोनिन,
ठीक हो गया। ये सारा आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाइनो एसिड इस तरह के जो समझ तो आ जाते हैं, बट आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि किसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, किसके साथ एरोमेटिक ग्रुप अटैच है, किसके साथ एलिफेटिक चेन अटैच है। ठीक हो गया। फोर्थ अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड है जिनके आर ग्रुप के साथ ना क्या अटैच है, सल्फर का आइटम अटैच है। इसमें आगे सिस्टीन और मेथियोनिन। ठीक है, सिस्टीन और मेथियोनिन। उसके बाद कौन से अमीनो एसिड्स आ गए जिनके साथ एसिडिक साइड चेन्स अटैच हैं। एसिडिक साइड चेन्स का मतलब ये है कि ऐसी चेन जिनकी एसिडिक नेचर है, तो उसमें आगे ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। 6 वाले अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड हैं जिनके साथ बेसिक साइड चेन्स अटैच हैं, और इसमें आगे लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड्स आ गए जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। और उसके बाद एक ऐसी कैटेगरी आ गई जो न्यूट्रल अमीनो एसिड की है, यानी जो ना एसिडिक है जो ना बेसिक है। उस वाली एग्जांपल में सिर्फ एक अमीनो एसिड आता है जिसका नाम है प्रोलीन। ठीक है, ये वो अमीनो एसिड है जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब जैसे हमने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पढ़े हैं ना, हमने कहा है कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का रोल है प्रोटीन बनाने में, यानी इन्होंने हर सूरत प्रोटीन बनानी ही बनानी है। अब जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनको हम नॉन स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर का, ये उसमें नहीं उतरते हैं। तो इसकी वजह से इनकी एक अलग क्लास बना दी गई है जिसका नाम है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारी बॉडी के और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे विटामिन की कमी पूरी करना, मिनरल्स की कमी पूरी करना। ये बॉडी में वो वाले मॉलिक्यूल जो इजीली मूवमेंट नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड उनके साथ अटैच हो जाते हैं और बॉडी में डिफरेंट जगहों पे उनको डिलीवर करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो इनके और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इनके प्रोटीन बनाने में रोल नहीं है। जिसकी एग्जांपल में पहला आ गया सिट्रोलिन, दूसरा आ गया ऑर्निथिन, तीसरा आ गया आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड। अच्छा, अब ये तीनों के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, आगे जिनकी डिटेल है उनकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि बीटा एलानिन कौन सा अमीनो एसिड है। ये ऐसा अमीनो एसिड है जो कि विटामिन का पार्ट है, और उस विटामिन का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, यानी पेंटोथेनिक एसिड ये एक विटामिन होता है जो बीटा एलानिन उसका पार्ट बन जाता है और हमारे अंदर से विटामिन की कमी को पूरा करता है। फिफ्थ वाला आ गया पेंटोथेनिक एसिड, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट विटामिन है, और ये हमारी बॉडी में कोएंजाइम ए यानी को ए की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल। एसिटाइल जो है ना अकेला काम नहीं कर सकता, इसके साथ ये पेंटोथेनिक एसिड यानी को ए का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, और फिर ये एसिटाइल को ए जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पास ऑन होता है और वहां पर जाके क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करवाता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है। ठीक हो गया। तो पेंटोथेनिक एसिड यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि क्या कर रहा है, एक डिलीवरी का काम कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ वाला जिसमें आ गया गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये सिंबल गैमा का है, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, और इसका गैमा से इसका आ गया जी, अमाइनो का आ गया ए, ब्यूटेरिक का आ गया बी, और एसिड का आ गया ए, इसलिए इसको बोल रहे हैं ये गैबा है। ठीक है, ये होता है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है ब्रेन में और दूसरे टिश्यूज में, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर्स में रोल है। अच्छा, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना उसमें न्यूरॉन्स होती हैं ऐसे करके ना, एक न्यूरॉन से मैसेज पास होता है दूसरी न्यूरॉन पे, दूसरी से पास होता है तीसरी पे, तीसरी से पास होता है चौथी पे। इस तरह से हमारे ब्रेन का नेटवर्क सिस्टम चलता है। तो अब ये जो मैसेज पास कर रही है ना, यानी जो न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 पे जो मैसेज पास हो रहा है वो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म में हो रहा है। तो गैमा ब्यूटेरिक एसिड जो हम गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो गैबा है ना, वो बेसिकली ब्रेन में इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ठीक है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा लेकिन देखो आप न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचा रहा है, और एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जो मैसेज पहुंचाया जाता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये साइनेप्सिस है। तो साइनेप्सिस के दौरान जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ना, यानी जो एक वेसिकल एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, उसके अंदर बेसिकली एक गाबा प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। सेवंथ आ गया डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन। ये क्या है, ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, हमारी बॉडी में एक होती है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस ब्रेन डिजीज है। इस डिजीज में क्या हो जाता है, एल डोपा, जो एल डोपा अमाइनो एसिड है ना उसकी कमी हो जाती है। ठीक हो गया।
तो ये जो डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानीन का जब आप नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का इनटेक करते हो ना, तो ये आपके फिनाइल एलानीन और टायरोसिन जो दो अमीनो एसिड्स है ना, उनके लेवल को नॉर्मल कर देता है और एल डोपा प्रोड्यूस कर देता है। एल डोपा जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो उससे आपको ये पार्किंसंस डिजीज नहीं होती। ठीक हो गया। अब जैसे ही एल डोपा प्रोड्यूस होगा ना, तो ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जिसका नाम है डोपामीन, और डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये भी ब्रेन को फंक्शन कराने में, नॉर्मल फंक्शन कराने में हेल्प करता है। अगर अब ये वाला नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मिसिंग होगा ना, तो मिस होने से क्या होगा कि आपका फिनाइल एलानीन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, एल डोपा नहीं बनेगी, एल डोपा नहीं बनेगी, डोपामीन नहीं बनेगी, डोपामीन नहीं बनेगी तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, और उससे ये पार्किंसंस डिजीज यानी ब्रेन डिजीज होगी। एड्स वाला आ गया होमोसिस्टीन, ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। उसके बाद आ गया आयोडीनेटेड अमीनो एसिड्स। आयोडीनेटेड अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें एक खास किस्म का अमीनो एसिड जो है ना, उसके साथ आयोडीन अटैच हो जाता है, और वो जो खास किस्म का अमीनो एसिड है ना जिसके साथ आयोडीन अटैच होता है, उस अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। जब उसके साथ एक अमीनो एसिड अटैच होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन, यानी मोनो मींस एक आयोडीन अटैच हो गया। जब उसके साथ दो आयोडीन अटैच हो जाएंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे डाई आयोडो। ठीक है, यानी दो आयोडीन अटैच हो गए। जब उसके साथ तीन अटैच हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन, और जब उसके साथ चार अटैच हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रा आयोडो थायरोनिन, यानी चार अटैच हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो T3 और T4 है ना, यानी जिसमें तीन आयोडीन अटैच है टायरोसिन के साथ, और ये टेट्रा में चार आयोडीन अटैच है टायरोसिन के साथ, इनका हमारी बॉडी में एक जगह पे रोल होता है जो कि थायराइड हार्मोन्स का रोल है। थायराइड हार्मोन्स हमारी थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी का जितना भी हार्मोनल सिस्टम है ना, वो बेसिकली ये T3 और T4 मैनेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की कितनी बड़ी हेल्प है कि वो हमारी बॉडी में हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये जाहिर होता है कि जितने भी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये प्रोटीन बनाने में तो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बट ये जहां जहां पर भी, जिस जिस जगह पर भी बॉडी में मौजूद है ना, वहां पर ये अहम अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये थोड़े से उन्होंने ओवरऑल फंक्शंस लिखे हुए हैं जिसमें हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये जो बीन्स, नट्स, पल्सेस, जो दालें होती हैं, उनके अंदर तकरीबन 20% प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन है वो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में भी रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो हमारी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी सिल्क में, लेदर में और वूल में मौजूद होती है। इसके अलावा एक बड़ा ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटीन का एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करता है। एंजाइम्स हमें पता है कि बायोकैटालिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और स्पीड अप करने के बाद खुद एट द एंड वैसे ही रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इस एंजाइम्स को यूज करती हैं और अपने अपने रिएक्शंस को रन करती हैं। इसके अलावा फिफ्थ में जो हमने थायराइड हार्मोन्स वाला पढ़ा है, हार्मोनल इफेक्ट के जो जितने भी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, जिसमें से T3 और T4 है, जिसमें टायरोसिन के साथ 3 आयोडीन अटैच है, और T4 का मतलब है टायरोसिन के साथ 4 आयोडीन अटैच है। तो ये हमारी बॉडी में हार्मोनल फंक्शन का काम करते हैं, यानी हार्मोन्स को नॉर्मल रखते हैं। ठीक हो गया। तो ये हार्मोनल इफेक्ट क्या करता है, हार्मोन की बायोसिंथेसिस करवाता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, और इसके अलावा कुछ इस तरह के टॉलरेंस एक्टिवेट आपकी बॉडी में कर देता है। जैसे प्लांट्स के अंदर जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना, तो जो प्रोलीन अमीनो एसिड है ना, वो बेसिकली उसके अंदर स्टोर होता है। तो जब जब भी प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आता है ना, तो वो प्रोलीन उसको स्ट्रेस से बाहर निकालता है। ठीक है, यानी उसके अंदर स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है कि अगर वो स्ट्रेस भी उसको मिल रहा होगा ना, प्लांट को स्ट्रेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली वाटर नहीं उसको प्रॉपर टाइम पे मिल रहा होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रॉपर टाइम पे मिल रहे होंगे, तो इस तरह के स्ट्रेस से ना ये जो प्रोलीन अमीनो एसिड होता है ना, ये उसको बचाता है, उसको सेव करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये अमीनो एसिड का टॉपिक और प्रोटीन का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब इंशाल्लाह जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।